मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर कक्षा 9 में भाग अध्याय 1 भाग 3 मिश्रण को पृथक करने की विधि अर्थात जब मिश्रण बन जाते हैं तो उनको किन किन विधियों द्वारा पृथक अर्थात अलग अलग किया जा सकता है, उन पदार्थों को अलग प्राप्त किया जा सकता है। पहली विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसे कि इसका मूल उद्देश्य यह है कि जब मिश्रण में दो पदार्थों में से एक पदार्थ वाष्पीकृत होता है, अर्थात एक पदार्थ को भाप के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जल वाष्प के रूप में बदला जा सकता है। ऐसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से कम होता है और इन दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमने लिया यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक वॉच ग्लास यानी कांच की ये जो कटोरी इसको लिया, वहीं उसके नीचे एक पानी से भरा हुआ जग रख दिया, अर्थात बीकर में पानी डाल दिया गया। बीकर में पानी रखने के बाद उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा गया ताकि वॉच ग्लास सीधा अग्नि के संपर्क में नहीं आए, अर्थात जले नहीं, वह पानी की वाष्प के कारण गर्म हो। तो इस कारण हमने वॉच ग्लास को ऊपर रखा। वॉच ग्लास में हल्की सी स्याही ली गई। फिर हमने बर्नर को ऑन किया। बर्नर को ऑन करने पर जैसे ही आग अर्थात अग्नि जलना प्रारंभ हुई और उससे बीकर में ऊष्मा मिली। बीकर ऊष्मा के कारण गर्म होता गया और धीरे धीरे बीकर से बनी जल वाष्प अर्थात भाप के कारण वॉच ग्लास में उपस्थित स्याही भी गर्म होती रही और यह स्याही गर्म होने के कारण धीरे धीरे स्याही में उपस्थित जल वाष्प के रूप में उड़ गया तथा पानी वाष्पित होने के कारण अर्थात जल के वाष्पित होने के कारण बीकर अर्थात वॉच ग्लास यानी कांच की प्याली के अंदर केवल रंग शेष रह गया। उसमें से उपस्थित पानी अर्थात वॉच ग्लास में जो पानी था वो भाप बनकर निकल गया। इसी का प्रकार एक दूसरा प्रयोग हम ये भी कर सकते हैं कि पानी व नमक के विलयन को गर्म करें तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, वहीं नमक बीकर के अंदर शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार हम वाष्पीकरण का एक और प्रयोग देख सकते हैं जिसमें नमक और जल से किया जा सकता है। दूसरा प्रयोग अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि जब किसी पदार्थ को बहुत ही अधिक तेज़ी से घुमाया जाता है तो उनमें से जो भारी कण है, ये मारी नहीं है, भारी है, अर्थात जो भारी कण है ये भारी कण धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, वहीं हल्के कण धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि दूध से क्रीम को अलग करना। आपने देखा होगा हमारे घरों में जब मारवाड़ी में कहे तो बिलोना, जब बिलोना किया जाता है तो बिलोना करने पर बिलोना के अंदर जो मक्खन है वो धीरे धीरे ऊपर आता जाता है और उसके अंदर भारी कण जो पानी व दूध की मात्रा है, सास की जो मात्रा है, वो नीचे बैठती जाती है। वहीं दूसरे भाग में जैसे होड़ दूध या उबल टोंड दूध, जिसके अंदर इसे गर्म करने पर पानी वाष्प के रूप में उड़ता जाता है और वसा व फैट की मात्रा बढ़ने के कारण दूध को उबल टोंड दूध भी कहा जा सकता था। उसे अत्यधिक गर्म करने पर जब उसके अंदर उपस्थित पानी की मात्रा कम होती है। वहीं शराब तथा रक्त को जांचने के लिए भी प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम से मक्खन बनाने के लिए भी अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण हमेशा वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं। अगली विधि है पृथक्करण कीप विधि। पृथक्करण कीप विधि में जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर हमने इस बर्तन को हम कह सकते हैं पृथक्कारी कीप, इसे बोला जाता है पृथक्कारी कीप। इस पृथक्कारी कीप में दो ऐसे द्रव यानी
जैसे पानी एक द्रव अवस्था में है, ऐसे ही दो पदार्थ जैसे पानी व सरसों का तेल ले लिया हमने। तो पानी व सरसों के तेल को जब मिक्स किया गया तो हमने देखा कि कुछ समय पश्चात उसे जब लकड़ी मतलब कांच की सड़ से हिलाने पर दोनों मिक्स तो हो गए, लेकिन कुछ समय पश्चात पानी पेंदे की तरफ बैठ गया तो वहीं सरसों का तेल हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो धीरे धीरे हम स्टॉप कॉर्क को शुरू करेंगे और उसमें से बूंद बूंद कर पानी नीचे बीकर में जाने देंगे। तो धीरे धीरे पूरा पानी बीकर में एकत्रित हो जाएगा और जैसे ही बीकर में पूरा इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है तो हम स्टॉप कॉर्क को धीरे से बंद कर देते हैं, जिससे सरसों का तेल पृथककारी कीप में इस वाले कीप में रह जाता है, वहीं जल बीकर में रह जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों द्रव अलग हो जाएंगे। मूल सिद्धांत में के अनुसार दो अघुलनशील द्रव जब एक साथ नहीं घुल सकते तो उन्हें आसानी से पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसमें स्टॉप कॉर्क को खोलने पर पानी नीचे वाले बीकर में चला जाता है और तेल ऊपर वाले पृथककारी कीप में रह जाता है, क्योंकि पानी का द्रव्यमान सरसों के तेल के द्रव्यमान से अधिक होता है और भारी होने के कारण वह नीचे की तरफ बैठ जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि उन पदार्थों के लिए उपयोग में ली जा सकती है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण हो, लेकिन उनमें से दो पदार्थों में से एक पदार्थ भी ऊर्ध्वपातन का गुण रखने वाला होना चाहिए, अर्थात उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होना चाहिए। यदि उसके अंदर ऊर्ध्वपातन का गुण सम्मिलित है तो वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हमारे घरों में प्रयोग लिया जाने वाला कपूर, जिसे नारियल जलाने के लिए भी काम में लिया जाता है, तो वह कपूर, वहीं अमोनियम क्लोराइड ऐसे पदार्थ हैं जिसके अंतर्गत ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है। तो एक प्रयोग के अंतर्गत हम अमोनियम क्लोराइड अर्थात कपूर व खाने के नमक यानी सोडियम क्लोराइड को मिश्रण कर देते हैं। मिश्रण करने के बाद एक वॉच ग्लास अर्थात कांच की प्याली के अंदर ले लेते हैं तथा उसके ऊपर एक कीप, कांच के ही कीप से उसे बंद कर देते हैं तथा उसके ऊपर रुई का टुकड़ा डालकर उसे ऊपर से बंद कर देते हैं। उसके बाद हम वॉच ग्लास को धीरे धीरे बर्नर को प्रारंभ कर इसे गर्म करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे बर्नर से ये गर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड अर्थात कपूर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प में परिवर्तित होने के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे ये वाष्प में बदलेगा, ये वाष्प वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी और ऊपर की तरफ चले जाने पर ये वाष्प धीरे धीरे पुनः ठंडी होगी और ठंडे होने के कारण वाष्प ऊपर कीप में एकत्रित हो जाएगा और कीप में एकत्रित होने के कारण अमोनियम क्लोराइड तो ऊपर की तरफ, वहीं नमक वॉच ग्लास के अंदर ही अर्थात इसी प्याले के अंतर्गत एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार नमक व अमोनियम क्लोराइड अलग अलग रूप से प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ऊर्ध्वपातन वह गुण है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधा वाष्प में व वाष्प को ठंडा करने पर वह सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का विधि का प्रयोग आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले एक कागज़ का टुकड़ा लें, उस कागज़ की एक पट्टी के ऊपर पेंसिल से एक सीधी लाइन बना दें, उसके बीचों बीच एक स्याही की बूंद डाल दें, फिर उसे हल्का सा नीचे की तरफ का भाग इस प्रकार पानी के अंदर डुबा दीजिए कि ये स्याही वाला भाग उसको स्पर्श नहीं करे, उसके नीचे की तरफ ही पानी रहे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे पेपर द्वारा पानी सोखा जाएगा अर्थात पेपर पानी को खींचता है, उसी प्रकार धीरे धीरे स्याही का निशान ऊपर की तरफ
चढ़ता जाएगा, लेकिन स्याही में उपस्थित अलग अलग रंग अलग अलग स्पीड से अर्थात अलग अलग गति से ऊपर की तरफ गति करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उनकी जल में घुलने की क्षमता अर्थात जल में अर्थात पानी में घुलने की जो क्षमता है वो सबकी अलग अलग होती है। अर्थात किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाएंगे, अलग अलग गति से सोख दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे तो इसके स्याही के अंदर अलग अलग निशान, एक इस तरफ तो एक ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग रंगों को अलग करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट को अलग करने के लिए, वहीं खून में ड्रग की मात्रा को जानने के लिए, वहीं आप जानते होंगे कि जब बड़े बड़े मैच चलते हैं अर्थात खिलाड़ी खेलते हैं तो उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है कि उन्होंने कहीं कोई नशा तो नहीं किया है, अर्थात खेलने से पहले नशे का सेवन तो नहीं किया है। इसीलिए उनके खून की जो जांच होती है उसका डोपिंग टेस्ट भी क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा ही किया जाता है। वहीं आसवन विधि दो सघटकों के बीच एक का क्वथनांक कम वहीं दूसरे का अधिक हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव यानी वे द्रव जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और आप इसी प्रकार भी कह सकते हैं कि एक का तापमान अधिक व एक का तापमान क्वथनांक कम होता है। जैसे कि एक पानी और एसीटोन में एसीटोन का क्वथनांक कम है, तो एसीटोन का क्वथनांक कम होने के कारण ये जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से गर्म होकर वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाएगा। इस प्रकार एसीटोन जब वाष्पित होकर ट्यूब में चला जाएगा वहाँ पर उसे ठंडा कर फिर से द्रव में बदल दिया जाता है। तो एसीटोन बीकर से होते हुए बीकर में चला जाता है, वहीं पानी उसी फ्लास्क में रह जाता है। जैसे आप यहाँ एक प्रयोग में देख सकते हैं कि हमने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर हमने जल तथा एसीटोन का विलयन मिक्स कर दिया, फिर इसे बीकर द्वारा गर्म किया गया। जब बीकर या बर्नर द्वारा इसे गर्म किया गया तो बर्नर से गर्म करने पर आसवन फ्लास्क से भाप बनी। ये भाप ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से होते हुए यह जल संघनक की ओर गति करेगी। इस जल संघनक में दोनों तरफ जल होने की उपस्थिति के कारण ये इस वाष्प को ठंडा कर देगी और ये वाष्प धीरे धीरे फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगी और उसके अंदर एसीटोन जमा हो जाएगा। इस प्रकार एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे एक बर्तन में एकत्रित किया जाता है। वहीं जल इसी फ्लास्क में रह जाएगा। तो इस प्रकार जल फ्लास्क में व एसीटोन इस बीकर में आ जाता है। वहीं प्रभाजी आसवन विधि के अंतर्गत इसी फ्लास्क के ऊपर एक प्रभाजी स्तंभ लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एक स्तंभ लगा हुआ है। ये स्तंभ है जिससे हम इसकी पहचान कर सकें। तो इन दोनों में केवल इस प्रभाजी स्तंभ का ही अंतर है। प्रभाजी आसवन विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है, उनके मिश्रण को अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से अनेक विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, लेकिन आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग होता है। अर्थात जो भी प्रभाजी स्तंभ मैंने आपको बताया था उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एक बार और देख सकते हैं, ये प्रभाजी स्तंभ आसवन और प्रभाजी आसवन में केवल इस प्रभाजी आसवन का फर्क इस प्रभाजी स्तंभ का ही अंतर होता है।
इसका सिद्धांत इस प्रकार है कि जब दो संघटकों से ज़्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित हो लेकिन उनके क्वथनांक अलग अलग हो, तब हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाए। जैसे हवा और पेट्रोल, हवा में एक से अधिक गैसें होती हैं तो पेट्रोल में भी एक से अधिक पदार्थ मिक्स होते हैं। जैसे पेट्रोलियम से पैराफिन मोम, तेल, लुब्रिकेट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस आदि प्राप्त की जाती है। तो पेट्रोल में अधिकतम पदार्थ मिलते हैं, वहीं वायु में आप कह सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग गैसें सम्मिलित होती है। प्रभाजी आसवन विधि। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है, अर्थात इसके अंदर छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं। ये कांच के टुकड़े जब वाष्प को इसके अंदर प्रेषित किया जाता है तो ये वाष्प को ठंडा कर देते हैं, उसके बीच के अंदर भर देते हैं, जिससे वाष्प पर दबाव बनता है और दबाव बनने के कारण कम या जो ठंडी गैस है वो पुनः द्रव में बदल जाती है और पुनः इसके अंदर अर्थात मिश्रण में सम्मिलित हो जाती है। वहीं अधिक गर्म गैस ऊपर स्तंभ की ओर उठती है और स्तंभ से प्रभाजी जल संघनन से होते हुए पुनः बीकर में चली जाती है। साधारणतः प्रभाजी स्तंभ एक नली भरी होती है जो कि शीशे के गुटके वाष्प को ठंडा करने वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं कार्बनिक रस को शुद्ध करने में ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन तथा ऑर्गन जैसी वायु अर्थात वायु के अंदर उपस्थित इन गैसों को अलग करने के लिए भी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक पृथक किया जा सकता है, अर्थात अलग अलग किया जा सकता है। इस विधि के विभिन्न चरण को हम देख सकते हैं। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, जैसे आप देखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक -183 केल्विन, ऑर्गन का -186 केल्विन, वहीं नाइट्रोजन का -1.96% तक है, जबकि वायुमंडल में इनकी मात्रा ऑक्सीजन लगभग 21% अर्थात 20.9, ऑर्गन लगभग 1% यानी 0.9 और वहीं नाइट्रोजन लगभग 78% यानी 78.1 उपस्थित होती है। इन गैसों को जब प्रभाजी आसवन विधि के अंतर्गत उपयोग किया जाता है तो इनको धीरे धीरे पृथक किया जा सकता है। वायु से इन गैसों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम वायु को लिया जाता है, फिर इस वायु के अंतर्गत दाब बढ़ाया जाता है। दाब बढ़ाने के कारण तापमान ठंडा किया जाता है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो वायु संपीड़ित होगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के कारण द्रवीय वायु अर्थात द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर, तो घरों में सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस भरी होती है, उसी प्रकार सिलेंडर की तरह ठंडी गैस एकत्रित हो जाएगी। इस ठंडी वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में भर दिया जाता है, अर्थात जो प्रभाजी आसवन कॉलम का ये बीकर है, इस बीकर के अंदर उसे भर दिया जाता है। इस बीकर में भरने के पश्चात अब उसे गर्म किया जाएगा और धीरे धीरे प्रत्येक गैस को पृथक पृथक रूप से प्राप्त किया जाएगा। वहीं विभिन्न ऊंचाइयों पर इन गैसों का पृथक्करण अलग अलग होता है तथा इनकी मात्रात्मक क्षमता भी अलग अलग होती है। आज के गृह कार्य में आपका कार्य हुआ आसवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए व उसे समझाइए। तेल व जल व तेल के मिश्रण को पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। वहीं आसवन व प्रभाजी आसवन विधि में अंतर लिखिए। इन दोनों में क्या अंतर है वह आपको लिखने हैं। धन्यवाद।